सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। टीवी पर पहली बार ऑपरेशन मालाबार एक्सक्लूसिव। टीवी 9 भारतवर्ष पर मालाबार युद्धाभ्यास लाइव। अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया की ज्वाइंट ड्रिल। टीवी 9 रिपोर्टर सुमित चौधरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। टेलीविजन पर पहली बार आप देख रहे हैं ऑपरेशन मालाबार। मालाबार वॉर ड्रिल लाइव देख रहे हैं आप। अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया की यह ज्वाइंट ड्रिल है और टीवी 9 रिपोर्टर सुमित चौधरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं इस समय ब्रिज में खड़ा हूं। ब्रिज वो जगह होती है जिसको नर्व सिस्टम भी कहा जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर का। अगर आप देखें वो इसलिए क्योंकि एक एटीसी के तौर पर काम करता है। अभी अगर आप सामने देख रहे हो तो सारे फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो यहीं पर खड़े हैं। और अगर आप देखें तो इसमें F-18, F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ इनके जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं जो या फिर जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी हैं। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो लगातार हेलीकॉप्टर्स का जो लगातार मिशन चलता रहता है वो भी यहीं से चलता रहता है। अगर आप देखें तो ये आपको नजर आएगा, ये डेक है। डेक को लगातार मॉनिटर यानी लैंडिंग, टेक ऑफ सब कुछ यहीं से मॉनिटर किया जाता है। आप इसको आसान शब्दों में एटीसी भी कह सकते हैं, यानी यहीं से सारी चीजें मेंटेन होती है। और सबसे खास बात ये कि यहाँ पर अमेरिका में खासतौर पर जो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर है उन पर ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी एक साथ काम करती हैं। इनके खासतौर पर अमेरिका में जो ना सिर्फ आर्मी में, एयरफोर्स में, बल्कि ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर पे महिलाओं की भी हिस्सेदारी बराबर की होती है। अगर आप देखें तो अभी ये इंडो पैसिफिक या कह सकते हैं बे ऑफ बंगाल में है। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो मैं बता रहा था आपको, कार्ल वर्जन, ये सबसे बड़ा आपका कह सकते हैं न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है। और अभी यहाँ पर एयर ऑपरेशन को अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी यहाँ पर एयर ऑपरेशन चल रहे हैं। और ये लगातार एयरक्राफ्ट कैरियर इन इलाकों में ना सिर्फ डोमिनेट करता है बल्कि चलता फिरता शहर है जहां से आसपास के सभी इलाकों को डोमिनेट किया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर से यानी इस ब्रिज से इसके सारे ऑपरेशंस को मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है कि आखिरकार कौन सा एयरक्राफ्ट कब आया है, कब जाएगा, कब लैंड किया है। और लगातार अगर किसी रेस्क्यू ऑपरेशंस को चलाना पड़ता है। और अभी हम जिस डेक पर है यहाँ पर लगातार जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं यानी F-18 और दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो यहाँ पर लैंड कर रहे हैं। और अगर आप देखें कि लगातार लैंडिंग यहाँ पर अभी भी जारी है। अभी करीबन 6 से 7 जो फाइटर एयरक्राफ्ट की जो सॉर्टी थी वो लगातार यहाँ से टेक ऑफ किया था। और अभी वो अपने मिशन को पूरा करने के बाद यहाँ पर आ रही है। अगर आप थोड़ा सा उधर देखें तो थोड़ी देर में जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो लैंड करेगा कुछ ही सेकेंडों में। और इम्पॉर्टेंट ये है कि इन एयर स्ट्रिप्स पे खासतौर पर जो डेक पर बहुत जगह कम होती है तो बहुत कम जगह में इनको लैंड करना होता है। और लैंड करने के बाद इनको आगे अपने अपने हैंगर्स में भेज दिया जाता है, यानी इनको लगातार वहाँ पे भेज दिया जाता है। और अभी देर में यहाँ पर एक और फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड करेगा। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि ये कुछ ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं या फिर ऐसे सबसे बड़े जो आप कह सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो अमेरिका लगातार दशकों तक लगातार लेकर घूमता रहता है। और ये देखिए आप ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट जो है लगातार यहाँ पर लैंड कर रहे हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बीते एक सप्ताह से ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में चीन के 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने घुसपैठ की है। ड्रैगन के जंगी जहाज गाइडेड बॉम्ब और मिसाइलों से लैस थे। बावजूद इसके ताइवान के किसी भी इलाके में चीन लड़ाकू विमानों ने कोई हमला नहीं किया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? असल में चीन का मकसद क्लियर था, ताइवान के बहाने सुपर पावर अमेरिका को उकसाना। क्योंकि ताइवान को डरा धमकाकर चीन 25 साल पुराने उस प्रतिशोध को ले सकता। अब सवाल यह है कि आखिर 25 साल पहले ऐसा हुआ क्या था जिसका जख्म आज भी ड्रैगन को दर्द दे रहा है? 2.5 दशक पुरानी उस अदावत के लिए क्या है जिनपिंग की विनाशकारी शपथ? ये रिपोर्ट। समंदर
समंदर के बीचों बीच आप जो आइलैंड देख रहे हैं, असल में ये वही साउथ चाइना सी का इलाका है जहां बीते कई दशकों से चीन का दबदबा है। चीन की नौसेना हर वक्त इस इलाके की पहरेदारी करती है। ड्रैगन के जंगी बेड़े मिसाइलों और बारूदी हथियारों के साथ 24 घंटे इस पूरे इलाके के चारों तरफ गश्त लगाते हैं। लेकिन समंदर का यही इलाका अब ब्लू वॉर जोन में तब्दील होने वाला है। किसी भी वक्त दुनिया के शक्तिशाली मुल्क एक दूसरे के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि हालात ठीक वैसे ही बन रहे हैं जैसे आज से करीब 25 साल पहले थे, जब ताइवान को लेकर दो महाशक्तियां आमने सामने आ गई थी, और वो थी अमेरिका और चीन। आपको बता दें कि साल 1996 में अमेरिका और चीन के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी, और उसकी वजह था ताइवान। आखिर कैसे, पहले ये जान लीजिए। ताइवान के लिए बढ़ते अमेरिकी सहयोग से चीन गुस्सा गया। ड्रैगन ने ताइवान तट से 30 किलोमीटर दूर मिसाइल का टेस्ट किया। ताइवान की समुद्री सीमा के पास चीनी पीएलए ने युद्धाभ्यास किया। अमेरिका ने भी ताइवान की मदद के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे। जैसे ही ताइवान स्टेट में अमेरिकी युद्धपोतों ने एंट्री मारी, ड्रैगन की फौज को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि आज से 25 साल पहले चीन की नौसेना इतनी ताकतवर नहीं थी कि वो महाशक्ति अमेरिका के समुद्री योद्धाओं से भिड़ सके, उनका सामना कर सके। मगर आज की तारीख में चीन ये दावा करता है कि उसकी नौसेना से भिड़ने की हिमाकत किसी भी मुल्क में नहीं है। कोई भी मुल्क उसके जंगी बेड़ों के सामने टिकने की हिमाकत नहीं कर सकता है। लिहाजा अमेरिका को उकसाने के लिए ड्रैगन ने ताइवान को फिर से धमकाना शुरू कर दिया। हाल ही में चीनी फाइटर पायलटों ने पीएलए ईस्टर्न थिएटर कमांड से मिले ऑर्डर के बाद ताइवान की एयर जोन में घुसपैठ की। किलर मिसाइलों और गाइडेड बम से लोडेड जंगी विमानों का यह काफिला जिस तरह ताइवान में दाखिल हुआ, उससे सनसनी मच गई। एक बार तो ऐसा लगा कि कहीं ड्रैगन ने ताइवान पर आसमानी अटैक की तैयारी तो नहीं कर ली। जैसे ही चीन के लड़ाकू विमानों ने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में एंट्री की, ताइवान का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को रिएक्शन का ऑर्डर दे दिया गया, मगर इससे पहले ही चीन के जेटों ने रास्ता बदल दिया। ताइवान की सेंट्रल न्यूज एजेंसी की माने तो करीब 4 दिनों के भीतर चीन के 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने ताइवान के एयर डिफेंस जोन में खुलेआम घुसपैठ की। आपको बता दें कि मामला सिर्फ घुसपैठ तक का ही नहीं है। ड्रैगन ताइवान के खिलाफ इस कदर आक्रामक हुआ है कि उसने ताइवान की राजधानी ताइपे से चंद मीलों की दूरी पर एक नहीं बल्कि 3 एयरबेस तैयार किए हैं। ड्रैगन के इस नापाक प्लान का खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हुआ है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डी एटिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में ताइवान और बीजिंग को टैग करते हुए एक तस्वीर डाली गई। तस्वीर सैटेलाइट कैमरे से कैप्चर की गई है। तस्वीर में साफ साफ बताया गया है कि ताइवान की राजधानी के आसपास ड्रैगन एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है।
अब आपको ग्राफिक्स के जरिए चीन के तीनों एयरबेस की लोकेशन और ताइपे से उसकी दूरी बताते हैं। ताइवान की राजधानी ताइपे से 135 मील दूर चीन लोंगशियान एयरबेस बना रहा है। वहीं ताइपे से 173 मील की दूरी पर ड्रैगन हुआन एयरबेस को तैयार कर रहा है। इसके अलावा तापसे से 248 मील की दूरी पर झेंगझोउ एयरबेस बनाया जा रहा है। ड्रैगन की ये तैयारी इस बात का सबूत है कि ताइवान के खिलाफ इस बार ड्रैगन कुछ बड़ा करने वाला है, और इस बात का डर सिर्फ ताइवान को ही नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका को भी है। अमेरिका ने ताइवान को अलर्ट रहने की सलाह दे दी है, मगर चीन को यह लगता है कि वो आसानी से ताइवान पर हमला कर देगा, उसे अपना गुलाम बना लेगा। तो यकीन मानिए यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि शी जिनपिंग की जंगी सनक को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका तो पहले से ही साउथ चाइना सी में खूंटा गाड़ के खड़ा है। लेकिन अब ऑकस का मेंबर ब्रिटेन भी ड्रैगन से दो हाथ करने के लिए पूरे एक्शन में आ चुका है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना का गुमान पालने वाले, सबसे विस्फोटक हथियारों की धौंस जमाने वाले, खौफनाक साजिश के दम पर दूसरे मुल्कों की जमीन हड़पने वाले ड्रैगन का फुल एंड फाइनल करने के लिए ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने अपने विध्वंसक योद्धाओं की फौज को ताइवान स्टेट की तरफ रवाना कर दिया है। यकीन न हो तो नीले समंदर को चीर कर आगे बढ़ते इन समुद्री योद्धाओं को देखिए। ऐसा पहली बार हुआ है जब ब्रिटेन ने साउथ चाइना सी में अपने सबसे बड़े युद्धपोत को भेजा हो, और उसका नाम है HMS क्वीन एलिजाबेथ कैरियर। यकीन मानिए ब्रिटिश रॉयल नेवी के इस दांव से साउथ चाइना सी में ड्रैगन की जमीन जरूर खिसकने वाली है, क्योंकि ब्रिटेन ने ताइवान की मदद के लिए जिस एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजा है उस पर अमेरिका का सुपर फाइटर F-35B भी तैनात है। इसके अलावा HMS क्वीन एलिजाबेथ पर चिनूक और अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर्स भी मोर्चा संभाले हुए हैं। जानकारी के मुताबिक HMS क्वीन एलिजाबेथ के स्ट्राइकर ग्रुप पर F-35B लाइटनिंग स्टिल्थ फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन मौजूद हैं। HMS क्वीन एलिजाबेथ पर F-35B की कुल तादाद 36 की है। F-35B अमेरिकी वायुसेना का घातक फाइटर जेट माना जाता है। HMS क्वीन एलिजाबेथ पर 14 अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा हेली ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर चिनूक का बेड़ा भी तैनात है। यानी इस बार ड्रैगन ये सोच रहा था कि वो अमेरिका से 25 साल पुराना बदला चुकता कर लेगा, मगर फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ड्रैगन के खिलाफ कई सारे देशों ने बिगुल फूंक दिया है। अब अगर चीन ने कोई भी हिमाकत की तो उस पर ज्वाइंट अटैक होगा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आजादी के बाद से अब तक 4 बार पाकिस्तान युद्ध कर चुका है। हर बार वो भारत से हारा, यहां तक कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हो गए। इसके बावजूद पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। जंग की साजिशें जारी हैं। पाकिस्तान की वजह से एक बार फिर LOC पर तनाव है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि POK में बड़ी तादाद में आतंकी मौजूद हैं जो घुसपैठ की फिराक में हैं। और बात यही नहीं रुक रही, पाकिस्तान ने अचानक ही POK में सेना की मुस्तैदी भी बढ़ा दी है।
यह सर्दी में फिर से सरहद पर खूनी संग्राम होने वाला है। क्या करगिल दोहराने की तैयारी में पाकिस्तान लगा है? क्या जनरल बाजवा जिनपिंग के प्लान पर आगे बढ़ रहा है? बारूदी आशंकाओं में लिपटे ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। जिन्ना के वारिसों के आतंकी नीति और विध्वंसक सोच की वजह से बॉर्डर पर जंगी आहट सुनाई पड़ रही है। सूत्र बताते हैं कि एक बार फिर कब्जे वाले कश्मीर के रास्ते प्रपंची पाकिस्तान वॉर की तैयारी कर रहा है। चार बार युद्ध के मैदान में चारों खाने चित्त होने के बावजूद पाकिस्तान फिर करगिल दोहराने की फिराक में लगा है। रिपोर्ट की माने तो अपने अंतर्राष्ट्रीय आका चीन के इशारों पर नाच रहा पाकिस्तान 2 मोर्चे पर खूनी प्लान कर रहा है। पहला पीओके के रास्ते आतंकियों को घुसपैठ कराने की तैयारी, दूसरा हिंदुस्तानियों के हाथों कश्मीर में टारगेट किलिंग करना है। दो तरफा आतंक नीति के बीच पाकिस्तानी आर्मी की पूरी पलटन सरहद पार वाले कश्मीर में मौजूद है। कैसे आतंकियों को बाजवा आर्मी बैकअप दे रही है ये बताएंगे, मगर उससे पहले जानिए कि बर्फबारी से पहले पाकिस्तान ज्यादा आतंकियों को जम्मू कश्मीर में धकेलने के फिराक में है। बर्फबारी से रास्ते बंद होने से पहले ज्यादा घुसपैठ कराने की साजिश है ताकि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। पीओके में ज्यादातर लॉन्चिंग पैड आतंकियों से फुल है। लश्कर ए तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रशिक्षित आतंकियों को तैयार रखा गया है। नदी नालों की वजह से राजौरी और पुंछ का इलाका घुसपैठ के लिए मुफीद माना गया है। कश्मीर में सख्ती के चलते यहां से घुसपैठ के प्रयास है। ताजा घुसपैठ भी पुंछ के बालाकोट सेक्टर से हुई है, जिसमें सीजीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए। खुफिया एजेंसी के सूत्रों की माने तो कृष्णा घाटी और पुंछ का इलाका घुसपैठ के हिसाब से काफी संवेदनशील है। पाकिस्तान के कब्जे वाले तत्तापानी, तेतरनी कोट, चिड़ीकोट, हजीरा, बाग वाले इलाकों में लॉन्चिंग पैड और ट्रेनिंग कैंप बनाए गए हैं। ये सारे लॉन्चिंग पैड एलओसी के पास वाले गांव में बनाए गए हैं। सूत्र बताते हैं कि कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद हर एक लॉन्चिंग पैड पर 3 से 5 आतंकियों की हलचल देखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार घुसपैठ के लिए आतंकी उस पार की चौकियों के साथ लगते रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। बर्फबारी के चलते पीर पंजाल के इलाके में घुसपैठ के रास्ते बंद हो जाते हैं। इस वजह से दहशतगर्दों का इस पार दाखिल होना संभव नहीं हो पाएगा। लिहाजा इन्हें घनघोर बर्फबारी से पहले सरहद पार कराने की तैयारी है। भौगोलिक परिस्थितियों के साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर इलाके से कई नदी नाले इस पार लगते हैं। एलओसी पर तारबंदी जरूरी है, लेकिन इन नदी नालों पर तारबंदी ना होने की वजह से आतंकवादी घुसपैठ के लिए इन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। सुरक्षा बलों से नजर बचाते हुए आतंकवादी इन रास्तों के जरिए अपनी नापाक घुसपैठ को अंजाम देते हैं। रिपोर्ट की माने तो एलओसी से सटे इलाकों में आतंकी संगठनों ने अपने स्लीपर सेल और ओजीडब्ल्यू नेटवर्क को सक्रिय कर दिया है। ये नेटवर्क गाइड के रूप में काम करते हुए उन्हें घाटी तक सुरक्षित पहुंचाने में मदद कर रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने कश्मीर में टारगेट किलिंग के लिए नई साजिश रची है। ये साजिश क्या है, ये जानने से पहले जानिए कि कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी आर्मी कैसे आतंकियों को बैकअप दे रही है। बताया जा रहा है कि अमावस्या से पहले पाकिस्तान सरहद पर गड़बड़ कर सकता है और इसकी पूरी प्लानिंग है। बाजवा ने घुसपैठ का जिम्मा पाकिस्तानी रेंजर्स को दिया है और उसके बैकअप के लिए पीओके में पूरी पलटन तैयार कर रखी है। बताया जा रहा है कि पहाड़ियों के बीच पाकिस्तानी आर्मी की कई टुकड़ियां मौजूद हैं। सूत्र बताते हैं कि इस वक्त कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी आर्मी की 1st कॉर्प्स की 6ठी बख्तरबंद डिवीजन की गुजरावाला में तैनाती हो चुकी है। 17वीं इन्फेंट्री डिवीजन खारियान पीओके में मौजूद है। 37वीं इन्फेंट्री डिवीजन खारियान पीओके में मौजूद है। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की तैनाती पीओके में कर दी गई है। एयर डिफेंस कमांड भी पीओके में एक्टिव है। जानकार बताते हैं कि ये सब पाकिस्तान की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तान को पता है कि आतंकियों का खात्मा करने के लिए हिंदुस्तानी शूरवीर प्रचंड प्रहार करेंगे। ऐसे में दहशतगर्दों को आर्मी का सपोर्ट दिया जा रहा है
और बाजवा आर्मी की यही तैनाती जंग की भविष्यवाणी कर रही है। हालांकि हिंदुस्तान के खिलाफ आईएसआई भी पूरी तरह एक्टिव है। कश्मीर में पाकिस्तान पोषित आतंकियों पर स्ट्राइक के बीच खबर यह है कि आईएसआई ने टारगेट किलिंग को अंजाम देने के लिए अपने प्लान में थोड़ा बदलाव किया है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कश्मीर में पॉलिटिकल किलिंग के लिए यूपी और बिहार के शार्प शूटर्स को सुपारी देने की तैयारी की है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई ने यूपी बिहार में मौजूद अपने एजेंटों को इसके लिए निर्देश दिया है। आईएसआई ने अपने गुर्गों से कहा है कि ऐसे शूटरों की पहचान करें जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड अच्छा हो और जिनका इस्तेमाल घाटी में टारगेट किलिंग के लिए किया जा सके। जानकारी के मुताबिक आईएसआई का मकसद घाटी में डर और असुरक्षा का माहौल बनाना है। खुफिया सूत्रों की माने तो आतंकियों के निशाने पर सेब का कारोबार करने वाले व्यापारी भी हैं। ऐसे हिंदू कारोबारियों को टारगेट करने का खूनी प्लान है जो सेब खरीदने के लिए शोपियां पहुंचते हैं। इसके अलावा कश्मीर में रेहड़ी और पटरी लगाने वाले ऐसे लोगों को आतंकी निशाना बना सकते हैं जो हिंदू हैं, और ऐसा पिछले दिनों दिखा भी था। जाहिर है कि इस बार पाकिस्तान दो तरफा खून खराबा करने की फिराक में है। एक तरफ सरहद पर जिन्ना के वारिस बंदूक लेकर खड़े हैं, तो दूसरी तरफ ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाई आईएसआई गद्दारों के हाथों हिंदुस्तान को जख्म देने की तैयारी में है। हालांकि हिंदुस्तानी शूरवीर हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, पाकिस्तान की हर बारूदी साजिश का जवाब देने के लिए तैयार है। इसीलिए एलओसी पर युद्ध की आशंका फिर से आकार ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। बंदूक के दम पर अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करने वाला तालिबान अब लोगों की जिंदगी की जरूरी चीजें भी जुटा नहीं पा रहा, उन्हें दे नहीं पा रहा। खाने पीने की दिक्कतों के बीच अब राजधानी काबुल अंधेरे में डूब चुकी है। बिजली से चलने वाली हर चीज बंद है। लोग घर के भीतर अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं ही। काबुल में मौजूद कारखाने भी बिजली नहीं होने की वजह से ठप हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि बिजली सप्लाई में कुछ तकनीकी खराबी आई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने बिजली सप्लायर्स का कर्ज नहीं चुकाया है और इसलिए बिजली सप्लाई नहीं की जा रही। महिलाओं को हंटर मारना, निहत्थे लोगों पर जुल्म करना। तालिबानियों को ये सब बखूबी आता है, लेकिन हथियार चलाने और तेज चलाने में क्या फर्क होता है? लड़ने, मारने, लूटने और एक मुल्क के लोगों की जरूरतें पूरी करने में क्या फर्क होता है? ये तालिबानियों को अब समझ आ रहा है। तालिबान के इन नेताओं ने हथियार छोड़कर सफेद चमकदार कपड़े तो पहन लिए। चट्टान और सुरंग में रहने वाले तालिबानी अफगानिस्तान के आलीशान दफ्तरों में तो बैठने लगे, लेकिन देश कैसे चलेगा ये भला इन्हें कौन सिखाएगा? पाकिस्तान से बारूद हासिल करना, गोलियां और हथियार लेना तो मुमकिन है, लेकिन देश चलाने की नीति और प्लानिंग के मामले में तालिबानी महाफिसड्डी साबित हो रहे हैं। तालिबानियों ने उस देश की कमान अपने हाथों में ली है जिसे बरसों से सुपर पावर अमेरिका चला रहा था। कहां अमेरिका जैसा संपन्न देश और कहां तालिबानी जैसे सनकियों की जमात। नतीजा आम लोगों ने भुगतना शुरू कर दिया है। पूरा काबुल अंधेरे में डूबा है। तालिबानियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। अचानक बिजली से ऐसा शॉक लगेगा किसी ने सोचा भी नहीं था। जिस काबुल के चकाचौंध पर राज करने का ख्वाब तालिबानियों ने बरसों तक देखा है, वहां की सत्ता मिलते ही वो चमक धमक सब खत्म हो गई है। सड़कों पर एक बल्ब तक नहीं चल रहा। बाजार शाम होते ही बंद हो रहे हैं। फैक्ट्री बिजली की कमी से बंद है। AK-47 से लोगों को डराने वाले तालिबानियों की तरफ अब आवाम बेबस नजरों से निहार रही है और तालिबानियों को समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अफगानिस्तान की पावर कंपनी द अफगानिस्तान ब्रेशना शिरकत ने बयान जारी किया है। बयान में तकनीकी वजहों का हवाला दिया गया है, लेकिन किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा। कुछ दिनों पहले भी काबुल में इसी तरह से ब्लैकआउट हो गया था और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया था। काबुल पर कब्जे के दौरान तालिबानियों को हर चीज पर अपनी हुकूमत कायम करनी थी। अब देश के बिजली यूनिट्स का जो कर्ज है
उसे भी तालिबान को ही चुकाना पड़ेगा, लेकिन सरकारी खजाना तो खाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में खपत होने वाली बिजली का 80% पड़ोसी देशों उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से आता है। इन देशों के बिजली कंपनियों की अंडरस्टैंडिंग अशरफ गनी सरकार से अलग थी और अब तालिबान से अलग। अब अफगानिस्तान एक डूबा हुआ देश है, इसीलिए कर्ज वसूली की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। अफगानिस्तान का दूसरे देशों पर मोटा कर्ज है। अफगानिस्तान का 6.2 करोड़ डॉलर बकाया है। पड़ोसी देशों को लंबे वक्त से बिजली बिल नहीं दिया गया है। अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों को पता है कि तालिबान को अब विदेशों से फंड नहीं मिलने वाला है। ऐसे में तमाम देशों ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी और रिपोर्ट के मुताबिक बिजली कटौती की असल वजह यही है। अब तालिबानी माथापच्ची कर रहे हैं कि बिजली बिल का पैसा कैसे आएगा, क्योंकि ये समस्या सिर्फ आम लोगों की ही नहीं बल्कि पूरे देश की है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, तालिबानियों के सिर पर तो अभी मुसीबत का पहाड़ गिरने वाला है। तालिबान का सबसे बड़ा सहयोगी पाकिस्तान को माना जाता है, लेकिन अब तालिबानियों ने पाकिस्तान को भी आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। गुरुवार से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने काबुल जाने वाली सभी उड़ानों को कैंसिल कर दिया। टकराव किराए को लेकर है। तालिबान ने PAI को टिकट का रेट कम करने को कहा था। तालिबान ने रेट कम न करने पर पाबंदी की धमकी दी थी। PIA का किराया 15 अगस्त से पहले 200 से 300 डॉलर था। अब पाकिस्तान काबुल के लिए 2500 डॉलर वसूल रहा है। तालिबान अफगानिस्तान को लूट रहा है और पाकिस्तान भी अब अफगानियों और तालिबानियों से किराए की मोटी रकम वसूल रहा था। अब पाकिस्तान और तालिबान के बीच टकराव का ये नया चैप्टर शुरू हुआ है। अब अफगानिस्तान से लोग फ्लाइट से पाकिस्तान नहीं जा सकते और जो पाकिस्तान गए हैं वो लौट नहीं सकते। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी तालिबान को लेकर सॉफ्ट नजर आ रहे थे, लेकिन रूस से भी अब तालिबान के लिए टेंशन की खबर आई है। पुतिन ने सुरक्षा सेवा प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में पुतिन ने आईसिस की बढ़ती ताकत का जिक्र किया। अफगानिस्तान को आईसिस का नया ठिकाना बताया। पुतिन ने बताया कि इराक और सीरिया में मौजूद आईसिस के आतंकी अब अफगानिस्तान को ठिकाना बना रहे हैं। पुलिस ने चेतावनी दी कि अफगानिस्तान में अब आतंकी हमले बढ़ सकते हैं, क्योंकि आईसिस समानांतर सरकार चला रहा है। खतरा रूस को भी है, क्योंकि आतंकी शरणार्थी के भेष में रूस आ सकते हैं। जाहिर है ऐसे में तजाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में सख्ती होगी और तालिबान के ड्रग्स के बिजनेस पर असर पड़ेगा। तालिबान के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती आईसिस है। आईसिस के हमले लगातार जारी हैं। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में बम धमाका हुआ। धमाके में तालिबान के पुलिस चीफ की मौत हो गई। ब्लास्ट की चपेट में आने से 11 लोग जख्मी हो गए। तालिबान की मुसीबतें बढ़ती जा रही और तालिबान के साथ अफगानिस्तान के लोगों की जिंदगी भी बदतर होती जा रही है। जुल्म और बेबसी का ये दौर अंतहीन नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारत पर। क्या पूरे विश्व में इस्लामिक जिहाद शुरू होने वाला है? ये सवाल दुनिया के सामने सिर उठाए खड़ा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोप हो या मिडिल ईस्ट या फिर एशिया, किसी न किसी रूप में किसी न किसी देश में इस्लामिक कट्टरपंथी हावी और या फिर होने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में जहां दुर्गा पंडालों को तोड़ा गया, वहीं नॉर्वे में एक शख्स ने तीर कमान से लोगों पर हमला कर दिया। बेरूत में सड़कों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि इस्लामिक जिहाद के सबसे हॉरर चैप्टर की शुरुआत होने वाली है? ये खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में दुर्गा पंडालों पर अटैक। नॉर्वे में तीर कमान से हमला। बेरूत की सड़कों पर अंधाधुंध फायरिंग। 3 देशों से आई ये 3 तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान है, परेशान है, खौफजदा है। कई सवाल हैं। सवाल, क्या कट्टरपंथी ताकतें अमन पर हावी हो चली हैं? सवाल, क्या दुनिया के दूसरे देशों में कुछ ऐसा ही होने वाला है? सवाल, क्या दुनिया में इस्लामिक जिहाद शुरू हो चुका है? इन 3 तस्वीरों से ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं? ये जानने के लिए आपको एक एक कर इन खबरों को विस्तार से जानना जरूरी है। मां दुर्गा के पंडाल के पास पत्थरबाजी।
मां दुर्गा के पंडाल में आगजनी। नवरात्र के दौरान दुर्गा पंडालों में टूटी हुई मां दुर्गा की मूर्तियां, दुर्गा पंडाल में बिखरा सामान। कुछ वक्त पहले ऐसी तस्वीरें भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आती थी, जहां कट्टरपंथी ताकतें हावी हैं, मगर अब ये तस्वीर भारत के दूसरे पड़ोसी बांग्लादेश से सामने आने लगी है, जहां एक अफवाह के बाद एक दुर्गा पंडालों पर कई हमले हुए। तस्वीरें बता रही कि बांग्लादेश में भी अब हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची जा रही है। नवरात्र के दौरान एक तरफ भक्त जहां मां दुर्गा की पूजा में लीन, वहीं दूसरी ओर कट्टरपंथी अपने नापाक मंसूबों का अंजाम देने में जुटे। बुधवार के दिन बांग्लादेश के चांदपुर जिले में चरमपंथियों की भीड़ ने हिंदू मंदिरों पर हमला कर दिया। मंदिर में घुसकर मां दुर्गा की मूर्ति को खंडित किया और तो और वहां मौजूद भक्तों पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गई, जिससे 3 हिंदुओं की मौत हो गई। इस हमले की वजह फेसबुक पोस्ट से फैली एक अफवाह बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कुरान का अपमान करते हुए एक पोस्ट वायरल हो गई थी। उसके बाद धार्मिक कट्टरपंथियों ने पंडालों में तोड़फोड़ कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकतर हमले कमीला जिले में हुए हैं। चांदपुर के हाजीगंज, चट्टोग्राम के बंशखली, चपोनवाबगंज के शिवगंज और काकस बाजार के पेकुआ में हुई हिंसा में भी मंदिरों पर हमला किया गया है। इस हिंसा के बाद बांग्लादेश में दंगों के हालात पैदा हो गए। बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल ने ट्वीट करके कहा, 13 अक्टूबर बांग्लादेश के इतिहास का निंदनीय दिन है। अष्टमी के दिन मूर्ति विसर्जन के मौके पर कई पूजा मंडपों में तोड़फोड़ की गई और हिंदुओं को चोट पहुंचाई गई। हिंदुओं को पूजा मंडपों की रखवाली करनी पड़ रही। आज पूरी दुनिया चुप है। मां दुर्गा अपना आशीर्वाद सभी हिंदुओं पर बनाए रखे, दरिंदों को कभी माफ ना करे। कुछ ऐसा ही मंजर बेरूत की राजधानी लेबनान में भी देखने को मिला। वजह अलग थी, लेकिन निशाना वही था, कट्टरपंथी ताकतों को मजबूत करना। बेरूत शहर के बंदरगाह पर पिछले साल हुए विस्फोट की जांच कर रहे जज को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। इसी दौरान लेबनानी शिया समूह हिजबुल्लाह के समर्थकों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जो कई घंटों तक चलती रही, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। गोलीबारी के साथ ही कई विस्फोट भी हुए, जिन्हें लेकर माना गया कि ये रॉकेट से चलने वाले हथगोले थे, जिसके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बेरूत बंदरगाह विस्फोट की जांच पर राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। भारी हथियारों से लैस ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने जज को हटाने की मांग की है। उन पर पक्षपात का आरोप लगाया गया। इसी को लेकर लेबनान में प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदर्शन के दौरान ही गोलीबारी हुई। बांग्लादेश और बेरूत के बाद ये तस्वीर नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के करीब की, जहां एक संदिग्ध हमलावर ने धनुष बाण से करीब 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इस घटना में एक ऑफ ड्यूटी पुलिस अधिकारी भी घायल हुआ है। घटना राजधानी ओस्लो से 68 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कॉन्सबर्ग शहर की है, जहां करीब 28,000 की आबादी रहती है। नॉर्वे से आई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि एक दीवार में बाण फंसा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर एक कन्वर्टेड मुस्लिम है, जो पहले ईसाई धर्म से ताल्लुक रखता था। यानी मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप और एशिया तक साफ है कि इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा देने वाली कट्टरपंथी ताकतें हावी हैं, फुल एक्शन मोड में, कहीं अफवाह फैलाकर तो कहीं हिंसा के दम पर अपनी जड़ें जमाने में लगी, ताकि अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचा सके, जिसके लिए वो दुनिया को हिंसा की आग में झोंकने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के हाल के अरुणाचल प्रदेश के दौरे से चीन तिलमिलाया हुआ है। चीन की आपत्ति को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने 2 टूक कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट और अभिन्न अंग है। चीन के साथ तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अरुणाचल में सेला सुरंग के निर्माण के अंतिम चरण की शुरुआत की। ये बदलते हुए हिंदुस्तान के आत्मविश्वास का प्रमाण है। ये 130 करोड़ वाले भारत के बदलाव का साक्ष्य है। ये न्यू इंडिया की ताकत का एहसास है। ये तस्वीर है उस सेला सुरंग के निर्माण के अंतिम चरण की, जो सरहद पर हिंदुस्तानी शूरवीरों की नई शक्ति बनने वाली है। ऐसे वक्त में जब चीन चक्रव्यूह रच रहा है, पूर्वी लद्दाख से लेकर उत्तराखंड वाया अरुणाचल तक तनाव चरम पर है। चीन लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है। ऐसे में जब ये सुरंग बन जाएगी तो ये सेना के लिए अहम साबित होने वाली है।
सेला सुरंग जून 2022 तक बनकर पूरी हो जाएगी। ये सुरंग सेला दर्रे से होकर गुजरती है और उम्मीद है कि इस परियोजना के पूरा होने पर तवांग के जरिए चीन सीमा तक की दूरी 10 किलोमीटर कम हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिजिटल माध्यम से विस्फोट कर अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग के अंतिम चरण के कार्य की शुरुआत की। इस सुरंग के बनते ही असम के तेजपुर और अरुणाचल के तवांग में सेना के जो 4 कोर मुख्यालय स्थित है, उनके बीच की दूरी भी करीब 1 घंटे कम हो जाएगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस सुरंग की वजह से बोमडिला और तवांग के बीच 171 किलोमीटर की दूरी काफी सुलभ बन जाएगी और हर मौसम में कम समय में वहां जाया जा सकेगा। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने 2018-19 के बजट में 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला दर्रे के माध्यम से एक सुरंग बनाने की सरकार की योजना की घोषणा की थी। सेला सुरंग चीन की सीमा से लगे रणनीतिक रूप से स्थित जिले तवांग में सैनिकों की तेज आवाजाही सुनिश्चित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। दुनिया के तमाम मुल्क मेडिकल एक्सपर्ट कोरोना वायरस वाली साजिश के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। ये तक आशंका जताई गई कि चीन की वुहान वायरोलॉजी लैब में घातक विषाणु बनाया गया और उसी वुहान लैब से वायरस को लीक किया गया, जिसकी वजह से दुनिया के कोने कोने में कोरोना त्रस्ती हुई। मगर अब तक इस थ्योरी से जुड़ा कोई पुख्ता सबूत दुनिया के सामने क्यों नहीं आया? ऐसे में WHO अब अपने स्पेशल 26 को वायरस के डिटेल खंगालने के लिए मिशन पर लगा रहा है। कैसे WHO के स्पेशल 26 किलर कोरोना की गुत्थी सुलझाएंगे, ये रिपोर्ट। कोरोना की वुहान थ्योरी पर दुनिया के कई मुल्क मुहर लगा चुके हैं। यहां तक कि खबरें यह भी सामने आ चुके हैं कि WHO भी घातक विषाणु की वुहान थ्योरी को कुछ हद तक सही मानता है और इसकी जांच भी कर रहा है। मगर कुछ वक्त पहले ही दुनिया के 27 बड़े वैज्ञानिकों ने किलर कोरोना की वुहान थ्योरी को बेबुनियाद करार दिया और यह दावा किया कि कोविड-19 का विषाणु वुहान लैब से लीक नहीं हुआ है। ये बात सच है कि अब तक वायरस की हिस्ट्री और वुहान लैब की मिस्ट्री से जुड़ा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। लेकिन अब WHO के स्पेशल 26 ऑफिसर जिनपिंग की कोरोना साजिश का पर्दाफाश करेंगे, घातक विषाणु से जुड़े एक एक सबूत की तलाश करेंगे। आपको बता दें कि चीन का कोरोना स्कैम क्या है, वुहान वायरोलॉजी लैब का कोरोना कनेक्शन क्या है, इसका पता लगाने के लिए पहले ही WHO ने एक टीम को वुहान भेजा था ताकि ये लोग वुहान लैब का चप्पा चप्पा खंगाल सकें और वायरस से जुड़ी अहम जानकारी जुटा सकें। मगर अब WHO की ये टीम अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में WHO ने अब नई टीम को तैयार किया है जिसे चीन भेजने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर कोरोना महामारी को छिपाने के संगीन आरोप लगे थे। इतना ही नहीं, WHO चीफ टेड्रोस एडनम पर तो चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग से साठगांठ तक के आरोप भी लगे थे। मगर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते WHO ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव टीम चीन के वुहान शहर भेजी। हालांकि जिनपिंग ने उस दौरान WHO को वुहान में दाखिल न होने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए। लेकिन चीनी प्रेसिडेंट का सारा प्लान धरा का धरा रह गया और इसी साल जनवरी महीने में WHO की टीम के 10 मेंबर वुहान में दाखिल हुए और अब WHO अपने स्पेशल 26 को घातक विषाणु की सबसे सनसनीखेज मिस्ट्री का पर्दाफाश करने के लिए चीन भेजने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के लिए गुरुवार का दिन बेहद अहम था, लेकिन वकीलों की 2 दिन की बहस के बाद भी उनके बेटे आर्यन खान को क्रूज शिप ड्रग केस में जमानत न मिल पाई। कोर्ट ने एनसीबी और आर्यन खान के वकील की दलीलें सुनने के बाद एक बार फिर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट मुनमुन धमीचा को भी बेल नहीं मिली। गुरुवार को भी गर्मा गर्म बहस हुई, दलीलें दी गई, लेकिन आर्यन खान को उनके वकील जमानत नहीं दिला सके। आर्यन खान के लिए आज का दिन बेहद अहम था।
उनके वकील पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। सबको पता था कि आज नहीं तो अगले 5 दिन नहीं, क्योंकि कोर्ट में छुट्टियां हैं। लेकिन सेशन कोर्ट के जज आर्यन खान के वकील की दलीलों से संतुष्ट नहीं हुए। एनसीबी के वकील बार बार यही कह रहे हैं कि आर्यन खान के पास से भले ही ड्रग्स नहीं मिली, लेकिन ये मामला ड्रग्स पैडलर्स और नेटवर्क का है। आपको बता दें कि एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह ने क्या कहा, जिसकी वजह से जमानत नहीं हो सकी। आर्यन और उसके दोस्त अरबाज के पास से 6 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई है और वो ये नहीं कह सकते कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दोनों अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद एएसजी ने कहा कि आर्यन खान ने पहली बार ड्रग्स नहीं ली है। रिकॉर्ड और सबूतों से पता चलता है कि वो पिछले कुछ बरसों से नियमित रूप से प्रतिबंधित चीजों का सेवन कर रहे हैं। पेडलर कादिर और विदेशी नागरिक अजित कुमार के संपर्क में थे। विदेशी नागरिक का पता लगाने के लिए हम मंत्रालय के संपर्क में हैं। एएसजी ने 13 अलग अलग केस का रेफरेंस देते हुए आर्यन की जमानत का विरोध किया। एएसजी ने कहा कि ड्रग के खिलाफ हमारे अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले 5 अधिकारियों पर हमला भी हुआ था। ये महात्मा गांधी और बुद्ध की धरती है। जांच प्रारंभिक चरण में है। ये जमानत देने का चरण नहीं है। सेक्शन 29 जो लगाया हुआ है कॉन्स्पिरेसी का, वो एनसीबी प्रूव नहीं कर पा रही है मेरे खिलाफ, मुनमुन के खिलाफ। अगर प्रूव कर पाए तो सबसे पहले उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मुनमुन आर्यन और अरबाज से कैसे कनेक्टेड है। क्या वो उनकी फ्रेंड है, क्या वो उनकी पार्टनर है, क्या वो उनके रिलेशन में कोई है या कुछ है। तो जब वही नहीं प्रूव हो रहा है तो सेक्शन 29 एप्लीकेबल नहीं है। और जब सेक्शन 29 एप्लीकेबल नहीं तो सेक्शन 37 एनडीपीएस का भी एप्लीकेबल नहीं है, जो स्ट्रिक्ट सेक्शन है। आर्यन खान की ओर से कोर्ट में वकील अमित देसाई और सतीश मानशिंदे ने पैरवी की। आर्यन इस मामले में जो सहयोग है वो करेंगे, लेकिन आप इनसे इनका अधिकार नहीं छीन सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मामले में उसे जमानत दी जानी चाहिए। अमित देसाई ने यह भी कहा कि आर्यन बहुत साल तक विदेश में थे, जहां कई चीजें लीगल हैं। यह भी हो सकता है कि वहां के लोग किसी चीज पर बात कर रहे हैं जिसमें आर्यन भी शामिल है। हम वही उनको पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अगर फ़ोन सीज़ किया है तो आपने पंचनामा में क्यों नहीं बताया है। इंटरनेशनली उनके दोस्त लोग भी हो सकते हैं जो बात कर रहे, ज़रूरी नहीं है पेडलर है। उन्होंने इनफैक्ट फुटबॉल की बातों को भी उन्होंने लिंक कर दिया है कि वो बल्क बाइंग केस में है। सो इंटरप्रिटेशन काफ़ी हद तक उनकी है। हमारे पास ना ही मोबाइल फ़ोन है, हमारे पास जो है ना ही व्हाट्सएप चैट हमें बताई गई है, ताकि हम बता सकें कि क्या सही है क्या गलत है। ये सब उनका इंटरप्रिटेशन है। आर्यन खान समेत सभी आरोपी वापस जेल भेज दिए गए। सुनवाई करने वाले जज अब 20 तारीख को इसकी सुनवाई कर सकते हैं। अश्विनी पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। कुदरत के खेल निराले। कई बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि यकीन करना मुहाल होता है। हम जो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं वो भी ऐसी ही है। आपने कद्दू तो कई तरह के देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी 1200 किलो का कद्दू देखा है? यकीनन नहीं देखा होगा। यह रिपोर्ट देखिए कैसे एक पंपकिन पूरे यूरोप में चर्चा का सबब बन गया है। आखिर ये क्या बला है? यहाँ मौजूद हर शख्स इसे देखकर इतना हैरान परेशान क्यों है? आखिर ये क्या चीज है? इसका वजन कितना है जो इसे क्रेन की मदद से उठाया जा रहा है? पैराशूट की तरह दिखने वाली इस चीज को देखने के लिए मजमा क्यों लगा है? अगर आपको इन सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा तो हम बता देते हैं। दरअसल बड़े आकार वाली ये चीज कुछ और नहीं बल्कि एक कद्दू है। सही सुना आपने, कद्दू। यकीनन आपने आज तक इतना बड़ा कद्दू नहीं देखा होगा और इसकी यही खासियत इसे अजूबा बना देती है। दरअसल दुनिया में कई तरह की प्रतियोगिता होती हैं। ऐसी ही एक प्रतियोगिता यूरोप में कद्दू की देखने को मिली, जहां यूरोपियन पंपकिन वेइंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। आयोजन में शामिल होने के लिए लोग तरह तरह के कद्दू लेकर पहुंचे। कद्दू का वजन इतना बड़ा था कि उसको उठाना इंसान के बस की बात नहीं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे इन कद्दुओं को क्रेन की मदद से उठाया जा रहा है, जिसके बाद प्रतियोगिता शुरू की जाती है और कद्दू का वजन नापा जाता है। जर्मनी के लुडविग्सबर्ग ने इस प्रतियोगिता में शामिल होकर जीत का खिताब अपने नाम कर लिया। लुडविग्सबर्ग के कद्दू का वजन 1217.5 किलोग्राम दर्ज किया गया है।
ये पहला मौका नहीं था कि इस कद्दू ने किसी प्रतियोगिता को जीता हो। DW न्यूज के ट्वीट के मुताबिक इसी कद्दू ने सितंबर में 1226 किलोग्राम वजन के साथ दुनिया के सबसे भारी कद्दू का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।